हम लोग डिस्कस करेंगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था कि जो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन दोज ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स, दैट इज अल्कली मेटल से ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और दे डू नॉट behave like those of alkali metals. Their reactivity as well as their other properties differs from those of group 1 alkali metals. So very first of all, we will discuss about the reactivity of alkaline earth metals towards air and moisture, that is air and water. So as we already discussed in the last video that beryllium and magnesium are the two elements of the alkaline earth metals having very high ionization enthalpies, because of which they are least reactive in the group as compared to other group members. So beryllium and magnesium are kinetically inert to oxygen and water. They do not react directly. And the one thing is the high ionization enthalpy, and the second thing, when they exposed to air and moisture, there is formation of a particular oxide layer on the surface of these metals, which protect them for the further reaction with these factors that like air and water. एक particular oxide film बन जाती है surface के ऊपर जो फर्दर रिएक्शन को कंट्रोल कर देती है और उसकी वजह से रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं हो पाती, ठीक है जी। लेकिन पाउडर फॉर्म में बेरिलियम की बात करें तो ये ब्रिलियंटली बर्न करती है ऑन इग्निशन इन एयर टू गिव बेरिलियम ऑक्साइड बन जाता है एंड बेरिलियम नाइट्राइड बन जाता है इस केस में। मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करती है और डेजलिंग ब्रिलियंस के साथ बर्न करती है ये इन द एयर, और वहां से हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड बनते हैं। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने शायद एक्टिविटी भी की होगी, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग रिलेटेड हम लोगों ने किया था एक केमिस्ट्री लैब में। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम readily attacked by air to form an oxide and nitrides, and they also react with the water by with respect to increasing vigor even in cold to form hydroxides formation takes place हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि जब हम टॉप टू बॉटम वेरी करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है। फर्स्ट टू मेटल्स नॉर्मल कंडीशंस में इनर्टनेस शो करती हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करती, और उसके पीछे का कॉज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, स्मॉलर साइज, ठीक है। And second one is the formation of a protective layer of oxide on the surface of these metals. Beryllium and magnesium की बात हो रही है। लेकिन अब upon igniting या upon ignition, the powder form of these particular metals can react to form beryllium oxide. Like beryllium के केस में beryllium oxide बन जाता है, beryllium nitride बन जाता है, जबकि मैग्नीशियम तो डिजलिंग फ्लेम के साथ ब्रिलियंस के साथ बर्न करता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एक्टिविटी में। हेलोजेंस के साथ अगर एक्टिविटी चेक की जाए तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं दे कंबाइन विद हेलोजेंस एट वेरियस वेरिएबल टेम्परेचर कंडीशंस एंड फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव हैलाइड्स, ठीक है। डायहैलाइड्स बनते हैं MX2 फॉर्मूला, X कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। बाकी थर्मल डिकम्पोजिशन जो होती है अमोनियम बेरिलियम फेराइड फ्लोराइड की, ये बेस्ट रूट होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड और बेरिलियम फ्लोराइड, एंड बेरिलियम क्लोराइड इज कन्वेंशनली मेड फ्रॉम द पर्टिकुलर ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड। जब हम बेरिलियम ऑक्साइड को हीट करते हैं अलोंग विद कार्बन एंड क्लोरीन के साथ 600 to 800 केल्विन टेम्परेचर में, तो हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। बाकी हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू अगर बात करें तो हाइड्राइड्स बनते हैं, ठीक है, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 फॉर्मेशन होती है विद रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और इवन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी हम रिएक्शन टेक्स प्लेस करवा सकते हैं। इसके बाद एसिड्स के विद रिस्पेक्ट टू अगर बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रेडली रिएक्ट विद एसिड्स लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन गैस,
ठीक है, मिनरल एसिड के साथ इजीली रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाती है। रिड्यूसिंग रिएक्टर की बात करें तो एल्कली मेटल्स की तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और इनकी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो इस फैक्टर को एक तरह से सपोर्ट करती हैं। दैट इज रिड्यूसिंग, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर ऑफ दीज स्पीशीज आर सपोर्टेड बाय देयर लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। ठीक है, बाकी इनकी रिड्यूसिंग पावर जो है कंपैरेटिवली अगर बात करें ग्रुप 1 एलिमेंट से तो कम होती है। ग्रुप 1 एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, they are less stronger reducing agents than those of alkali metals। बेरिलियम के केस की थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है बेरिलियम, लेस नेगेटिव वैल्यू जो होती है एज कम्पेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लेकिन इसकी अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी स्मॉल साइज है, कॉरस्पॉन्डिंगली साइड बाय साइड हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो उस वजह से जो लार्ज वैल्यू ऑफ द एटोमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ मेटल को ये ओवरकम कर देती है वहां से। ठीक है, स्मॉल साइज। तो बेरिलियम के केस में बेरिलियम का साइज स्मॉल होता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ओवरकम कर जाती है किसको, एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो रहती है, जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग नेचर शो करती है। ठीक है जी। बाकी सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया की बात करें तो लाइक एल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करती हैं, सॉल्यूशन फॉर्म करती हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करैक्टर जो रहता है वो चेंज रहता है, क्योंकि एल्कलीन मेटल्स की अगर बात करें तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल प्रेजेंट रहता है, तो इनिशियली ब्लू कलर शो होता है अमोनिकल सॉल्यूशन का, और पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। विद राइज इन कंसंट्रेशन the solution becomes bronze from blue and diamagnetic character attains। बट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ये स्टार्टिंग ही डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन से फॉर्म प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक होती है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं साइड बाय साइड, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक रहता है और कलर भी डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन का ऑब्टेन होता है हमारे पास। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज थी इस केस में। आप लोगों ने इसको एक बार दोबारा से रीड आउट कर लेना है थॉरोली। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद एयर एंड वाटर विद हैलोजेंस, ठीक है, टुवर्ड्स हाइड्रोजन एक्सेट्रा एंड प्रॉपर्टीज, ये जरूर आप लोगों ने कर लेनी है। एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई क्वेरी आती है तो आप लोगों ने उसको पूछ लेना है। नेक्स्ट यूजेस की अगर बात करें तो यूजेस के केस में हमारे पास बेरिलियम को यूज किया जाता है एलॉय फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कॉपर बेरिलियम एलॉय होता है हमारे पास, जिसको यूज किया जाता है प्रेपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स जो होते हैं, जैसे ये जो आपके पास आते हैं गन्स पिस्टल्स वगैरह में जो स्प्रिंग वगैरह यूज होते हैं वो इसी के बनते हैं, कॉपर बेरिलियम अलॉय होता है वो। इसके अलावा मेटेलिक बेरिलियम को यूज किया जाता है विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स बनाने के लिए। मैग्नीशियम अलॉयज यूज किए जाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम अलॉय फॉर्म करता है विद एल्यूमिनियम जिंक मैग्नीज एंड टिन के साथ, और ये जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉयज होते हैं लाइट इन मास होते हैं और एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में इनका यूज किया जाता है। बाकी मैग्नीशियम पाउडर हो गया या पाउडर या रिबन की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब्स। ठीक है, इंसेंडियरी बॉम्ब्स जो होते हैं सिग्नल्स प्रोड्यूस करने के लिए ये वहां पे यूज होते हैं। और इसी तरह से जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, ये दिस इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको यूज किया जाता है एन एंटा एसिड इन द मेडिसिन, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है एन इंग्रेडिएंट टू द टूथपेस्ट। ठीक है, कैल्शियम यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ऑक्साइड्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन, मतलब मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में कैल्शियम का यूज किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स जो होती हैं रिएक्टिविटी की वजह से विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स, इनको यूज किया जाता है टू रिमूव द एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट कर जाती है, इजीली रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से वैक्यूम ट्यूब्स में से एयर को इजीली रिमूव आउट किया जा सकता है। बाकी रेडियम जो रहता है
रेडियो एक्टिव नेचर होती है, इसके जो सॉल्ट्स हैं उनको यूज किया जाता है रेडियोथेरेपी और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है जी, मेडिकल पर्पसेस के लिए। ये आपके वेरियस यूजेस रहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के, उनको आपने एक बार दोबारा से रीड आउट कर लेना है सभी ने थोरोली। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है कंपाउंड्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, जो हम लोगों ने वेरियस केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की है, वहां से जो कंपाउंड्स वगैरह बनते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आपके बहुत टेक्स प्लेस होते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एग्जाम में। जैसे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की जो नेचर होती है, जब हम इसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास मोनोऑक्साइड्स फॉर्मेशन होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होती हैं इनकी। जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो कोवलेंट इन नेचर रहता है। कोवलेंट इन नेचर के पीछे का जो बेसिक कॉज है दैट इज अगेन फजान रूल्स, पोलराइजेशन इफेक्ट, जिसको हम डिस्कस करते आए हुए हैं। बाकी इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाई रहती हैं ये, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, कॉन्स्टेंटली दे आर वेरी स्टेबल टू हीट, मतलब थर्मली स्टेबल होते हैं ये। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, while oxides of other elements are ionic in nature होते हैं, ठीक है जी। एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, डायरेक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्प्रैंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड वही एक्सेप्शन रहेगी यहाँ पे। बाकी सोलुबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें और बेसिक कैरेक्टर की बात करें इनके हाइड्रोक्साइड्स की, तो वो इंक्रीज करती जाती है एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं लेस बेसिक रहते हैं ये देन दोज ऑफ द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स, वो तो अंडरस्टूड ही है, ठीक है जी, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं। बाकी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है एंड कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज एल्कलीज। तो ये रिएक्शन आपने जरूर कर लेनी है, यहाँ से 2 मार्क्स में या 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि give the amphoteric nature या explain the amphoteric nature of beryllium hydroxide। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपने कर लेना है, ठीक है, 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन। हेलाइड्स की बात करें तो बेरिलियम हेलाइड्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो होते हैं आयनिक इन नेचर होते हैं। अगेन बेरिलियम हेलाइड की जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है बेटा वो किसकी वजह से है, वही पोलराइजेशन फैक्टर स्मॉल साइज, ठीक है, फजान रूल्स अप्लाई होते हैं यहाँ पे। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि हेलाइड्स जो होते हैं दे आर आयनिक इन नेचर एक्सेप्ट बेरिलियम हेलाइड्स को छोड़कर। बाकी यहाँ से सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम हेलाइड्स के केस में कोवलेंट नेचर होती है, सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स रहते हैं, एंड जो बेरिलियम क्लोराइड है इसकी चेन स्ट्रक्चर होती है इन द सॉलिड स्टेट। या वो क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में, कैसे, explain the structure of beryllium chloride in solid state and vapor phase structure and solid phase structure of beryllium chloride। तो beryllium chloride की solid phase में चेन स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्रेस करोगे और एक्सप्लेन करोगे, ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं तो उसकी वेपर फेस की, तो वेपर फेस में ये डाइमर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, डाइमर फॉर्म एग्जिस्ट करती है इसकी वेपर फेस में, ठीक है। क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर बन जाता है विच डिसोशिएट इनटू द लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर्स। कुछ इस तरह से क्लोरीन ब्रिजिंग होती है, 2 बेरिलियम एटम्स को क्लोरीन जो है वो ज्वाइन करता है ऐसे, इस तरह से, इधर भी एक Cl और इधर भी एक Cl, ये डाइमर की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ये है वेपर फेज स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 की, ये आपने याद रखना है इसको। ये क्लोरीन ब्रिज होते हैं ये वाले, जो 2 बेरिलियम एटम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बनाना टाइप बॉन्ड बनता है यहाँ पे, जो ब्रिज्ड बॉन्ड बोलते हैं इसको हम लोग। सो मोनोमेरिक फॉर्म में ये ब्रेक कर जाता है 1200 केल्विन के ऊपर। बाकी टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट्स जो रहते हैं वो डिक्रीज करती जाती है टॉप टू बॉटम,
मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम की मैक्सिमम रहती है, जबकि टॉप टू बॉटम जब चलते हैं जैसे नीचे चलते हैं बेरियम के केस में बहुत ज्यादा लीस्ट हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, 2 वाटर मोल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही रहती है इनके सॉल्ट में। बाकी डिहाइड्रेशन जो होती है ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनको किया जा सकता है बाय हीटिंग, सिंपल हीटिंग के साथ। लेकिन हाइड्रेटेड हैलाइड्स जो होते हैं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के, अगर हम उनको हीट करते हैं तो वहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस हो जाती है। एंड द फ्लोराइड्स जो रहते हैं दे आर रिलेटिवली लेस सोलुबल रहते हैं देन द क्लोराइड्स ओइंग टू देयर हाई लैटिस एनर्जीज, मींस लैटिस एंथैल्पीज हाई रहती हैं इनकी इनकी क्लोराइड्स की, जिसकी वजह से जो हाइड्रेशन एंथैल्पी, रिलीज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो जो रिलीज होती है वो लेस देन द लैटिस एंथैल्पी होती है। यही कारण है कि दे आर लेस सोलुबल देन द क्लोराइड्स, ठीक है जी, ये रहते हैं। ये आ गई आपके हैलाइड्स। यहाँ से क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर बनती है बेरिलियम क्लोराइड की, स्ट्रक्चर इन द सॉलिड फेज एंड वेपर फेज। उसके बाद अगर सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सॉल्ट बनाते हैं ऑफ डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स। इनमें जैसे कार्बोनेट्स आ गए आपके पास, ठीक है, कार्बोनेट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर रहते हैं, कोवलेंट नेचर होती है, और इनको प्रेसिपिटेट किया जा सकता है बाय एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू अ solution of soluble salt of these metals, तरह displacement type reactions takes place करवाकर solubility of carbonates in water decrease करती जाती है as the atomic number of metal ion increases, ठीक है। जितने भी कार्बोनेट्स आपके पास होते हैं all the carbonates decompose on heating to give carbon dioxide and the oxide, जो आपके पास मेटल जो होगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और मेटल ऑक्साइड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस हो जाता है। बेरिलियम कार्बोनेट जो होता है ये अनस्टेबल होता है और इसको इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ही रखा जाता है, ठीक है जी, ब्रेक कर जाता है, डिकम्पोजिशन इजीली टेक्स प्लेस हो जाती है। बाकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो वो इंक्रीज करती जाती है विद इंक्रीज इन कैटायनिक साइज ऑफ दीज मेटल्स। बाकी सल्फेट्स की बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो सल्फेट्स होते हैं वाइट सॉलिड्स होते हैं, थर्मली स्टेबल रहते हैं। बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट रेडली सोलुबल इन वाटर होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो सोलुबिलिटी डिक्रीज करती जाती है कैल्शियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट। और इसके पीछे रीजन हाइड्रेशन थेरेपी, बेरिलियम के केस में हाइड्रेशन थेरेपी ज्यादा रहती है, ठीक है, और वो लैटिस एंथैल्पी फैक्टर को इंक्रीज ओवरकम कर जाती है, जिसकी वजह से ये जो सल्फेट्स होते हैं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के, ये इजिली डिसॉल्व कर जाते हैं। बट अदर केसेस में लैटिस एंथैल्पी हाई होने की वजह से डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस नहीं हो पाती। अगर नाइट्रेट्स की बात करें तो नाइट्रेट्स बनाए जा सकते हैं बाय डिसोल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जो आपके कार्बोनेट्स होते हैं उनको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हम ट्रीट करवा के वहां पे नाइट्रेट बना सकते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट जो होता है वो क्रिस्टलाइज रहता है विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वेयर एज जो बेरियम नाइट्रेट होता है ये क्रिस्टलाइज एज द एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रेटेड सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है जबकि बेरिलियम एनहाइड्रस सॉल्ट की फॉर्म में, ठीक है। ये भी यहाँ से डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स ये शो करते हैं, ये जो फिनोमेना होता है। बाकी जितने भी ये नाइट्रेट्स वगैरह बनते हैं थर्मली अनस्टेबल होते हैं एंड गेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड लाइक लिथियम नाइट्रेट वगैरह फॉर्मेशन जो वो टेक्स प्लेस हो जाती है उस केस में, ठीक है जी। सो दीज आर द वेरियस you can say characteristic properties of different compounds of alkaline earth metals। तो इनको आपने एक बार दोबारा से रिकैप कर लेनी है इनकी सभी की। या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे why does the solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increases from down the group, ठीक है, या why does the solubility of alkaline earth metal carbonates and sulfates in water decreases down the group। तो इस तरह के रीजनिंग से क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपने स्पेशली एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है इनको तो आपने थोरोली लर्न कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद आता है अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम जो है उसमें बेसिकली वही रीजन आएंगे, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल जो हम करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो अदर आप दे सकते हो रीजंस आप लाइक जैसे हम लोग लिथियम के केस में करके आए हैं, यहाँ पे उनके कंपाउंड्स के बारे में भी कुछ डिस्कशंस आप कर सकते हो।
ठीक है जी, डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 एज इट्स बैलेंस शेल देयर आर ओनली 4 ऑर्बिटल्स रहते हैं। द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 हो सकता है। इसके अलावा ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम के होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स अदर एलिमेंट्स की तरह बिहेव नहीं करते, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो ये अनोमलस प्रॉपर्टीज आप शो कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो व्हेन यू हैव टू आस्क अबाउट द anomalous behavior of beryllium in the exam. नेक्स्ट आपके पास द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम डायगोनल रिलेशनशिप करके आए हैं पीछे लिथियम का केस, लिथियम और मैग्नीशियम का, यहाँ पे है डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स का एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों आपस में डायगोनली रिलेट करते हैं। इनमें सबसे पहले आपके पास चार्ज रेडियस रेशियो की अगर बात करें तो नियरली सेम रहती है एल्यूमिनियम की तरह, ठीक है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम काफी हद तक रिजेम्बलेंस शो करते हैं। इन्होंने 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे एल्यूमिनियम की तरह बेरिलियम is not readily attacked by the acids because of the presence of an oxide film on the surface of metal, just like एल्यूमिनियम में भी सेम ऐसे ही होता है। एल्यूमिनियम में भी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है जो उसको फर्दर कोरोजन को कंट्रोल करती है। सिमिलरली बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो डिसॉल्व करता है इन द एक्सेस ऑफ एल्कली टू गिव अ बेरिलेट आयन फॉर्मेशन होती है, जस्ट लाइक जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनेट आयन प्रोड्यूस करता है। बाकी एम्फोटेरिक नेचर, दोनों एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं ये दोनों की दोनों, जैसे अभी हमने यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बात करी, ये एम्फोटेरिक एसिड एल्कली दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है, तो एल्यूमिनियम भी ऐसे ही होता है, ठीक है जी। इसके अलावा क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम क्लोरो ब्रिज स्ट्रक्चर्स होती हैं। एल्यूमिनियम भी डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, और ये BeCl2 भी डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में, ठीक है। So both the chlorides are soluble in organic solvents and are strong Lewis acids की तरह behave करते हैं ये। और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस जो आप करके आए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन में, वहां पे ये यूज होते हैं एज Lewis acids, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड एज वेल एज एल्यूमिनियम क्लोराइड LCl3। इसके अलावा बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस रहती है, टेट्राफ्लोरो कंपाउंड्स और हेक्साफ्लोरो कंपाउंड्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इनकी मैक्सिमम रहती है। So in this way you can explain the similarity of properties of both the elements beryllium and aluminium, which are diagonal elements in the modern periodic table and hence show the diagonal relationship. Next बेटा आपके पास आता है important compounds of calcium, that is alkaline earth metals के कुछ compounds। तो ये वही compound है जो हम 10th standard में भी करके आए हैं। इसमें आपके पास starting होती है क्विकलाइम से, क्विकलाइम की प्रेपरेशन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हम हीट करते हैं, ठीक है। 1070 टू 1270 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, हमारे पास क्विकलाइम प्रोड्यूस हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड होती है, इसकी टेस्टिंग हम लोग ऑलरेडी लाइम वाटर मिल की कर देता है ये। पर यहाँ से आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाला, जस्ट लाइक जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में करके आए हैं क्वेश्चन, व्हेन अ कंपाउंड A is heated strongly to produce compound B, which on treatment with water moisture formed a compound D, compound C, which is used aqueous solution of which is used for whitewashing। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में ABCD वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में बन जाता है इसमें से। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ हीट करते हैं तो आपके पास लेकलाइन बन जाता है, ठीक है जी। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के डायरेक्ट इंटरेक्शन में आने से आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। ये वही होता है बेटा जो हम लोग चूना यूज करते हैं, आपने देखा होगा मार्किंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ये वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, जो बैग होता है कैल्शियम ऑक्साइड बैग होता है, उसको ओपन करके अगर रख देते हैं तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे, तो क्योंकि वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वहां से ये कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ से वो जो लम्प्स बन जाते हैं, टुकड़े जिसको हम बोलते हैं, वो ब्रेक हो सकते हैं। इसको स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। जब हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं ना इसको, तो यही प्रोसेस होती है, स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं उसको। तो क्विक लाइम स्लेक्ड विद सोडा गिव्स सॉलिड सोडा लाइम प्रोड्यूस करता है। सोडा जानते हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
तो क्विकलाइम को जब स्लेक किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहां से सोडा लाइम बनता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये बनता है। बेसिक ऑक्साइड होता है ये, एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है, जैसे सिलिका है, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाती है। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में टोटल पूरे का पूरा ये पेपर में आता है। ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट से लेकर यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, इसके बाद ये चलती रहती हैं, फिर आगे यहाँ पे ये वाली हो गई। ठीक है जी, ये दोनों होगी, ये दोनों होगी, इसके अलावा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक लाइम है, ये भी इसी में आ जाता है आगे, फिर ये आ जाता है यहाँ पे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम जो रहता है, वाटर क्विक लाइम में वाटर ऐड कर देते हैं, वहां से आपके पास बन जाता है ये व्हाइट अमोर्फस पाउडर होता है, स्प्रैंगली सोलुबल इन वाटर, एक्वा सॉल्यूशन जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम जो रहती है उसको मिल्क ऑफ लाइम बोला जाता है। केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन डेफिनेशंस अलग अलग रहती हैं। एक्वस सॉल्यूशन, क्लियर एक्वस सॉल्यूशन जो होता है दैट इज नोन एज लाइम वाटर, लेकिन जो एक्वस सस्पेंशन रहती है ऑफ स्लेक लाइम की दैट इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम, जो व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। जब आप व्हाइट वॉश करते हो तो वहां पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है दैट इज जो आपके पास मिल्क ऑफ लाइम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, जो व्हाइट नेचर शो होती है वहां पे वॉल्स के ऊपर, शाइनी सरफेस। सो जब एक्सेस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करवाते हैं तो क्लियर सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बाद में ये आपके पास क्लियर सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, बाकी मिल्क ऑफ लाइम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर जनरेट करता है, ब्लीचिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये वही है बेटा, सेम टू सेम जो 10th स्टैंडर्ड में आप लोग करके आए हो, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, मोटार बनाने के लिए सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसको। ठीक है जी, इसके अलावा व्हाइट वॉश वगैरह के लिए, ग्लास मेकिंग में इसका काफी ज्यादा यूज रहता है, टैनिंग इंडस्ट्री में इसकी यूजिंग की जाती है, लेदर इंडस्ट्री में। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने के लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में भी इसकी यूटिलाइजेशन की जाती है। देन कैल्शियम कार्बोनेट, तो वही यही सेम रिएक्शंस, जब आपके पास ये जो स्लेक लाइन में से कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो वहां से कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स जो है फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है जी, और अगर कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा के भी हम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास वाटर सोलुबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जो कि आप यहाँ पे अभी रिएक्शन आप करके आए हो, ये वाली, दिस वन, ये वाली रिएक्शन जो है दिस वन, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब पास आउट करवाते हैं। सिमिलरली डिकम्पोज कर जाता है 1200 रेडिकलिंग के ऊपर, क्विकलाइन फॉर्मेशन हो जाती है लॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे क्लोराइड के साथ HCl के साथ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैल्शियम सल्फेट प्रोड्यूस करता है ये। तो दिस इज द मेन कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बाद POP आ जाता है, कैल्शियम सॉल्ट हाइड्रेटेड सल्फेट होता है ये। ठीक है जी, और जब हम इसको हीट करते हैं 393 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो हमारे पास आपका ये POP फॉर्म होता है फ्रॉम जिप्सम। डाइहाइड्रेट से मोनोहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनता है, हेमीहाइड्रेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं अबव 393 केल्विन से ऊपर हीट कर देते हैं, तो वहां पे आपके पास ये डेड बर्न्ड प्लास्टर फॉर्म कर लेता है, फिर डेड बर्न्ड प्लास्टर बोलते हैं। ये 1 मार्क में कोई बेटा क्वेश्चन आते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपने थोरली इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, रिएक्शंस लिख के देखनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है सभी रिएक्शंस की। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये सारे का सारा वही है आपके पास, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने थोरली जो है वो कर लेना है रेडी पूरे चैप्टर को।
एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी। बाकी का जो था इसमें जो कुछ बाकी की प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो वैसे तो ये सीमेंट वगैरह तो यूज रिमूव आउट हो चुके हैं ये कंसेप्ट्स। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये कंपोजिशन वगैरह इनकी पढ़ लेनी है, सीमेंट की कंपोजिशन, ये पैराग्राफ और ये लर्न करने वाली चीजें हैं सारी की सारी। ठीक है, बाकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना, इजी है ये ज़्यादा डिफिकल्ट वाला काम नहीं है। कैल्शियम बोन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है अलॉन्ग विद दैट ऑफ आयरन एंड कॉपर वगैरह के साथ। डेली रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो 200 से 300 मिलीग्राम्स चाहिए होता है जो कैल्शियम रहती है। बाकी एंजाइमेटिक एक्शंस जो बॉडी में टेक्स प्लेस होते हैं वहाँ पे मैग्नीशियम चाहिए होता है, एक फैक्टर, को फैक्टर बोलते हैं इसको। और मेन पिगमेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स के केस में क्लोरोफिल जो रहता है उसमें भी मैग्नीशियम आपका प्रेजेंट रहता है। बाकी 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस की फॉर्म में, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन जो होते हैं वहाँ पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, ब्लड कोएगुलेशन, ये वो फैक्टर है जहाँ पे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो मेटलाइंस होते हैं दे प्रोड्यूस large effect. So this is all about the chapter S block elements. इनको पूरे चैप्टर को थोरोली एक बार रिवाइज कर लीजिए सभी बच्चे। एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, थोरोली पढ़ने हैं सारे के सारे। ठीक है, रिवाइज्ड सिलेबस जो है आपका उसको थोरोली पढ़िए, बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत रहता है जो नहीं है सिलेबस में उसकी जस्ट एक दो बार रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है चैप्टर एज कंपेयर टू अदर्स। सो ये आप लोगों ने सारे का सारा चैप्टर एक बार दोबारा थोरोली रिवाइज कर लेना है। अगर कोई क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, देन यू कैन आस्क। ओके।